नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हमारी वेव मोशन यूनिट चल रही है जिसमें मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड सभी डेरिवेशंस करा दिए हैं। आओ इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और आज पढ़ेंगे हम फ्री ऑसिलेशन क्या होते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, और आज की क्लास हम यूट्यूब पर भी प्रसारित कर रहे हैं, तो बिल्कुल नया टॉपिक है, सभी की समझ में आएगा, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। बाकी इससे पहले का 4th यूनिट का हम पेड बैच में हमने करा दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसके बाद आप हेडिंग लिखें फ्री ऑसिलेशंस। देखो ऑसिलेशंस क्या होते हैं, दोलन जिन्हें आप कहते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, मुक्त दोलन। ठीक है, तो ऑसिलेशंस क्या होते हैं, दोलन जिन्हें आप कहते हैं। यानी ऑसिलेशंस दोलन क्या है, यानी जब कोई कण है ना अपनी स्थिति है ना मध्यमान स्थिति जो है, देखो मैं बताऊं एक बार ऑसिलेशंस क्या होते हैं। जैसे मध्यमान स्थिति है, मिड पोजीशन है, तो जब कोई कण अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर है ना कंपन करता है या गति करता है, तो कण की इस प्रकार की गति को दोलन या कंपन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जब कोई पार्टिकल मोशन करता है अपनी मिड पोजीशन या अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के दोनों ओर मोशन करता है, तो पार्टिकल की इस मोशन को आप क्या कहते हैं, ऑसिलेशंस कहते हैं। ठीक है, दोलन कहते हैं या वाइब्रेशन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ शुरुआत में, लेकिन अब हमें पढ़ना है फ्री ऑसिलेशंस। देखो कैसे, जैसे एक पेंडुलम का उदाहरण ले लें, तो एक पेंडुलम है इस तरीके से, है ना, मोशन करता है इस तरीके से, बार बार ऐसे मोशन करता है ना, इधर 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 इधर, तो ऑसिलेशंस तो है, दोलन तो है, लेकिन और यदि कोई बाधा ना हो, है ना, देखो बाधाएं बहुत सारी हैं, लेकिन ऐसे दोलन जिन्हें करने में कोई बाधा ना हो, है ना, तो वो ऑसिलेशंस जो हैं, जो दोलन है, कैसे होने चाहिए, स्वतंत्रता पूर्वक होने चाहिए, यानी जिन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो, है ना, जिनके मार्ग में कोई भी बाधा ना हो। जैसे ये पेंडुलम है, तो आपने बांध रखा है, मतलब है ना किसी दृढ़ आधार से, रिजिड सपोर्ट से, और ये इस तरीके से मोशन कर रहा है, तो कोई भी यहाँ पर बाधा नहीं है, स्वतंत्रता है। तो इसका मतलब इस प्रकार के जो दोलन हैं वो क्या कहलाएंगे, मुक्त दोलन कहलाएंगे। इस प्रकार के जो ऑसिलेशंस हैं वो क्या कहलाएंगे, फ्री ऑसिलेशंस कहलाएंगे। ठीक है, तो देखो लिख देता हूँ मैं इसकी परिभाषा। ये तो मैंने पेंडुलम का एग्जाम्पल दिया, ये किसी भी कण के लिए, किसी भी पार्टिकल के लिए हो सकता है। तो यानी जब कोई पार्टिकल है ना ऑसिलेशंस करता है फ्रीली, ठीक है, यानी स्वतंत्रता पूर्वक, तो उसके जो ऑसिलेशंस हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्री ऑसिलेशंस। तो व्हेन ए पार्टिकल, ठीक है, व्हेन ए पार्टिकल परफॉर्म्स, क्या परफॉर्म करता है, ऑसिलेशंस, दोलन। क्लियर है, और कैसे, फ्रीली। लेकिन इसमें यदि आप ये भी देखना चाहो कि ऑसिलेशंस होता क्या है, तो मैं आपको थोड़ा और विस्तार से लिखना चाहूँ। ठीक है, व्हेन ए पार्टिकल परफॉर्म्स मोशन, जब कोई कण गति प्रदर्शित करता है, मोशन, है ना, मैंने कहा अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर ऐसे ऐसे, है ना, तो मोशन अबाउट यानी दोनों ओर, है ना, अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर। ठीक है, अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, और कैसे, बार बार, अगेन एंड अगेन। ठीक है, अगेन एंड अगेन। और एक वर्ड जुड़ा है फ्री, तो यहां से एक वर्ड और लिख दो, फ्रीली, यानी स्वतंत्रता पूर्वक। ठीक है, तो यानी जब कोई कण अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है, तो कण की यह गति मुक्त दोलन कहलाती है। ठीक है, तो व्हेन ए पार्टिकल परफॉर्म्स मोशन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मिड पोजीशन, है ना, तो मिड पोजीशन के दोनों ओर
बार बार मोशन करता है फ्रीली यानी स्वतंत्रता पूर्वक, तो इस टाइप की मोशन को आप क्या कहते हैं, तो लिख देना दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज फ्री ऑसिलेशंस, ठीक है, या दिस मोशन इज नोन एज फ्री ऑसिलेशंस, ठीक है। तो मुक्त दोलन क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया है, इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। तो इसे वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। इसके बाद देखो फ्री ऑसिलेशंस के बाद हम चलेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप डैम्प्ड ऑसिलेशंस। कैसे ऑसिलेशंस हैं इस बार, डैम्प्ड, और डैम्प्ड को हिंदी में कहते हैं अवमंदित दोलन। ये पढ़ चुके होंगे आप सब चीज़ें 11वीं क्लास में। तो हेडिंग लिखो डैम्प्ड, डैम्प्ड ऑसिलेशंस, हिंदी में क्या कहेंगे, अवमंदित दोलन, अवमंदित, ठीक है, दोलन। देखो अवमंदित दोलन या डैम्प्ड ऑसिलेशंस कैसे होते हैं ध्यान देना। जैसे आपको पता है पेंडुलम ही है, इस प्रकार से मोशन करेगा, ठीक है, इस प्रकार से मोशन कर रहा है, लेकिन आप देखेंगे समय के साथ साथ इसके जो विस्थापन है, इसके जो डिस्प्लेसमेंट है, वे क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे, ठीक है, और धीरे धीरे घटते घटते देखो रुक जाएगा पेंडुलम, ठीक है ना। पहले तो इसके डिस्प्लेसमेंट जो है बहुत ज़्यादा होंगे, है ना, और धीरे 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 कम होते चले जाएंगे, समझ रहे हो। चलो, तो इस तरीके से क्या हुआ, इसका मतलब है ये जो पेंडुलम था, पेंडुलम का बॉब था, इसे कहते हैं बॉब, है ना, पिंड जो है बंधा हुआ है ये। तो ये जो पिंड है इसका जो आयाम थे पहले बहुत अधिक थे, धीरे धीरे इसके कंपनों का आयाम घटने लगेगा, है ना। तो घटते घटते एक स्थिति ऐसी आएगी, ये जो पिंड है, ये जो बॉब है, ये रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा, तो कारण है कि इसकी मोशन का कोई अपोज कर रहा है, कोई ऐसा फोर्स है, कोई ऐसा बल है जो इसकी गति का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसी कारण इसके जो कंपनों का आयाम है, वाइब्रेशंस का जो एम्पलीट्यूड है, वो धीरे धीरे घटने लगा और एक स्थिति ऐसी आई कि ये पेंडुलम रुक गया, ठीक है। तो इसका मतलब है इस प्रकार के जो ऑसिलेशंस हैं, इस प्रकार के जो दोलन हैं, जो धीरे धीरे घटते जाते हैं, जो धीरे धीरे जिनके कंपनों के आयाम कम होते जाते हैं, तो जो धीरे धीरे घट रहे हैं, है ना, किसके कारण, एयर रेजिस्टेंस हो सकता है, यानी वायु का प्रतिरोध। भाई वायु भी तो अपोज करती है, जैसे देखो पार्टिकल ऐसे चल रहा है तो वायु भी तो अपोज कर रही है, एयर, तो एयर के रेजिस्टेंस के कारण, वायु के प्रतिरोध के कारण, है ना, और हवा के झोंके के कारण, बहुत धूल के कण हैं, है ना, वातावरण में, वायुमंडल में तरह तरह के कण हैं, वे सभी गति का, मोशन का क्या करते हैं, अपोज कर रहे हैं। इसी कारण ये पेंडुलम धीरे धीरे इसकी मोशन क्या हो गई, रुक गई, ठीक है। तो इस प्रकार के जो दोलन हैं वो क्या कहलाते हैं, अवमंदित दोलन, मंदित, जो मंदित हो गए हैं धीरे धीरे, और मंदित होते होते एक स्थिति ऐसी आई कि ये रुक गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो ऑसिलेशंस है वो क्या कहलाते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहलाते हैं। क्लियर है। तो कहने का मतलब है जब जैसे मान लो कोई कण है, तो जब कोई कण क्या करता है, दोलन करता है, ऑसिलेशंस करता है, तो एयर रेजिस्टेंस के कारण, है ना, रेजिस्टिव फोर्स के कारण, फ्रिक्शन फोर्स के कारण, बहुत सारे जो फोर्सेस हैं जो अपोज करते हैं मोशन का, उन सभी के कारण ये जो एम्पलीट्यूड्स हैं, जो आयाम हैं ऑसिलेशंस के, वो धीरे धीरे घटने लगते हैं, और घटते घटते एक स्थिति ऐसी आती है कि जो पार्टिकल है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इस टाइप के जो ऑसिलेशंस हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डैम्पिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डैम्पिंग, यानी अवमंदन, ठीक है। इस प्रकार के दोलनों को अवमंदित दोलन तथा इस क्रिया को अवमंदन कहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशंस इज नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशंस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डैम्पिंग, ठीक है, डैम्पिंग कहते हैं। क्लियर है। चलो, और हाँ एक बात सुनो, ये जो फोर्स हैं जो अपोज कर रहे हैं, इन फोर्सेस को कहते हैं डैम्पिंग फोर्सेस। क्या कहते हैं, डैम्पिंग फोर्सेस, यानी हिंदी में कहेंगे अवमंदित, अवमंदक, अवमंदक कहेंगे, ठीक है, अवमंदक बल,
इस टाइप के फोर्सेस को क्या कहते हैं? अवमंदक बल यानी डैम्पिंग फोर्सेस। कौन से फोर्स? जिसके कारण ये पेंडुलम रुका है, जिसके कारण पेंडुलम की ये जो एम्पलीट्यूड्स हैं, ये जो आयाम हैं, ये धीरे धीरे कम हुए हैं। यानी ये ऐसे फोर्सेस जो क्या करते हैं? अपोज कर रहे हैं पेंडुलम की मोशन का। पेंडुलम एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं, यानी कोई कण किसी पार्टिकल की मोशन का जो फोर्सेस अपोज करते हैं वो क्या कहलाते हैं? डैम्पिंग फोर्सेस कहलाते हैं, अवमंदक बल कहलाते हैं। क्लियर है? तो डैम्पिंग फोर्सेस मैंने आपको बता दिया है। डैम्पिंग क्या होता है ये बता दिया, और डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं बता दिया है। ठीक है, तीनों के हिंदी नाम भी लिख दिए हैं। बाकी इसकी डेफिनेशंस मैं अच्छे से लिखकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चीज़ें समझ में आई? अब है ना, इसका डेरिवेशन करते हैं। तो इसे है ना, इसके बाद इसका डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन कैसा? इक्वेशन आपने पढ़ी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन जब मैंने पढ़ाई फर्स्ट लेक्चर में, तो उसके बाद उसकी इक्वेशन पढ़ी थी। अब डैम्प्ड ऑसिलेशंस आप पढ़ रहे हैं, तो आप डैम्पिंग की यानी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस की या डैम्प्ड ऑसिलेशंस की इक्वेशन पढ़ेंगे, समीकरण। ठीक है, तो इसे रफ करके नोट कीजिए और फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो इसमें नोट करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो एक चीज़ लिख लो बस, आप उसे नोट करो। देखो क्या, ये जो मैंने डैम्पिंग फोर्सेस पढ़ाए, तो ये जो डैम्पिंग फोर्स है ना, रफली नोट्स बनाते चला करो, है ना। बाकी पीडीएफ नोट्स से अच्छे से आपको मिल ही रहे हैं, उससे बनाया करो। ठीक है, डैम्पिंग जो फोर्सेस है मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, किसके? वो जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो कण है उसके वेग के अनुक्रमानुपाती होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो माइनस आता है। क्यों? देखो ध्यान देना, जैसे पेंडुलम जितनी स्पीड से ज़्यादा मोशन करेगा, इसका अपोज करने वाले जो कण हैं, जो वो इसका अपोज करने वाले जो फोर्सेस हैं, वो उतने ही अधिक बढ़ते जाएंगे। कहने का अर्थ आप सामान्य व्यवहार से भी सीख सकते हो, कोई व्यक्ति जितना अधिक सफल होता है, उसके शत्रु, उसके विरोधी उतने ही अधिक होते जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जितनी तेज गति से पेंडुलम का पार्टिकल जो है, ये जिसे आप बॉब कहते हैं, वो मोशन करेगा, गति करेगा, उतने ही ज़्यादा उस पर डैम्पिंग फोर्सेस लगेंगे, अवमंदक बल लगेंगे, जो इसकी गति का, जो इसकी मोशन का क्या करेंगे? अपोज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? और अपोजिट डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये वेलोसिटी मान लो इस तरफ कर रहा है, तो ये जो फोर्सेस हैं ये इस तरफ लगेंगे, क्योंकि तभी तो अपोज कर पाएंगे। यदि दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तब अपोज कहाँ रहा? तब तो क्या हो जाएगा? फेवर हो जाएगा। ठीक है, तो अपोज कब होगा? अपोज तब होगा जब डायरेक्शन कैसी हो? अपोजिट। तो जो डैम्पिंग फोर्सेस हैं, जो अवमंदक बल हैं, वो कण का जो वेग है, कण की जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी जितनी अधिक पार्टिकल की वेलोसिटी, उतने ही अधिक डैम्पिंग फोर्सेस। जितनी कम पार्टिकल की वेलोसिटी, उतने ही कम डैम्पिंग फोर्सेस। लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है? माइनस। डायरेक्शन अपोजिट क्यों है मैंने बता दिया है, क्योंकि तभी अपोज कर पाएंगे। तो ये एक बात लिखने की है कि डैम्पिंग फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, है ना, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड इज अपोजिट इन डायरेक्शन। दिशा में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। ठीक है, हाँ एक बात और लिखो, ये जो कण है जो क्या परफॉर्म कर रहा है? डैम्प्ड ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है। इस कण को आप कहते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, यानी जो पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? डैम्प्ड ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है, उस पार्टिकल को कहेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी हिंदी में कहेंगे अवमंदित। ठीक है, अवमंदित आवर्ती दोलित्र। क्लियर है? अवमंदित आवर्ती दोलित्र। क्लियर है जी? तो जो कण अवमंदित दोलन प्रदर्शित करता है, उस कण को क्या कहते हैं? अवमंदित आवर्ती दोलित्र। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? द पार्टिकल विच परफॉर्म्स, ठीक है, द पार्टिकल विच परफॉर्म्स डैम्प्ड ऑसिलेशंस इज नोन एज डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। उस पार्टिकल को आप डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। ठीक है, तो अब इसकी इक्वेशन प्रूफ कर लेते हैं। तो हेडिंग लिखो, इक्वेशन ऑफ
ठीक है, वीडियो को पॉज करके जो आपके काम की है चीज़ें नोट कर लेना, बाकी पीडीएफ नोट्स में मैं अच्छे से लिख कर दे ही दूंगा। तो आपको क्या लिखना है, हेडिंग आप लिखो मोशन ऑफ, ठीक है, मोशन यानी गति, किसकी गति, उस कण की जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस को परफॉर्म कर रहा है। तो हेडिंग लिखो मोशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। मैंने बताया उस पार्टिकल को आप क्या कहते हैं, जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस परफॉर्म करता है उसे कहते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो उस पर है ना, उस पार्टिकल की आपको मोशन के बारे में बात करनी है, गति के बारे में बात करनी है, ठीक है। इसे हिंदी में कहेंगे अवमंदित आवर्ती दोलित्र की गति, ठीक है। देखो तो कोई पार्टिकल है ना, मिड पोजीशन ये है और क्या कर रहा है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस कर रहा है धीरे धीरे। शुरुआत में तो कंपनों का आयाम बहुत अधिक है और धीरे धीरे है ना घटता जा रहा है, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा पार्टिकल, ठीक है। तो इस टाइप से हो रहा है। तो इसका जो किसी क्षण एट एनी टाइम इंस्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, x। क्लियर है। तो इस पर जो रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो तो आपको पता है कितना होता है ना, जो जिसे आप क्या बोलते हैं, प्रत्यानयन बल बोलते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स। ये क्या होता है, F बराबर माइनस का kx होता है, ठीक है। मैं पहले शुरुआत के लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूँ कि रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो पेड बैच में मैंने कराया था रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, क्लियर है। तो रेस्टोरिंग फोर्स F बराबर माइनस का kx, तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। K क्या है, K होता है, और रेस्टोरिंग फोर्स को हिंदी में कहते हैं प्रत्यानयन बल। तो ये है प्रत्यानयन बल नियतांक यानी रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, और x क्या है, एट एनी टाइम इंस्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल यानी किसी क्षण कण का विस्थापन है, ठीक है। क्लियर है। तो F1 मान लो, क्योंकि इस पर एक फोर्स तो रेस्टोरिंग फोर्स होगा पार्टिकल पर। मैं बता दूं आपको, जब कोई कण अपनी मध्यमान स्थिति से विस्थापित होता है, जैसे मान लो एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया, तो कण पर आंतरिक है ना अपने आप ही एक ऐसा बल कार्य करने लगता है जो इसे उसकी मध्यमान स्थिति की ओर लाने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है, रेस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा फोर्स जो पार्टिकल को उसकी मिड पोजीशन की ओर, इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर लाने का प्रयास करता है, क्या कहलाता है, रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। थोड़ा इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि ये लेक्चर यूट्यूब पर भी है और ये चीज़ें मैं आपको पेड बैच में पढ़ाई हैं, जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट जो देख रहे होंगे वो शायद इससे अपरिचित हों, ठीक है। तो मैंने बताया रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, समझ रहे हो आप। चलो इसके बाद देखो, रेस्टोरिंग फोर्स के बाद है आपका, इसके बाद एक फोर्स और इस पे वर्क कर रहा है जो मैंने अभी बताया आपको, जिसे आप अवमंदक बल कहते हैं, जिसे आप डैम्पिंग फोर्सेस कहते हैं। धीरे धीरे देखो कंपनों का आयाम यानी एम्पलीट्यूड्स ऑफ वाइब्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, धीरे धीरे आयाम घट रहे हैं और फिर बाद में रुक रहा है। तो क्यों, क्योंकि डैम्पिंग फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। तो डैम्पिंग फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, और डैम्पिंग फोर्सेस के लिए मैंने बताया, तो डैम्पिंग फोर्स, तो डैम्पिंग फोर्स के लिए मैंने बताया था अभी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है किसके, वेग के, वेलोसिटी के, और वेलोसिटी होती है dx/dt, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपने x माना है, और माइनस आता है क्योंकि डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट। तो यहाँ से F2 बराबर क्या आ जाएगा, मान लो b मान लो आप कांस्टेंट को, तो ये हो जाएगा dx/dt, इक्वेशन नंबर सेकंड। दो फोर्सेस लग रहे हैं पार्टिकल पर, तो दोनों की आपने बात की, और न्यूटन्स सेकंड लॉ आप यूज करो, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन सेकंड लॉ। तो देखो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के द्वितीय नियम से, तो न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है, F बराबर क्या होता है, ma, और F जो है टोटल फोर्स, एक ये और एक ये, दो फोर्स लग रहे हैं किस पर, उस पार्टिकल पर, जिसे आप क्या कहते हैं, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं, ठीक है। यानी जो कण गति कर रहा है कैसी, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा F1 प्लस F2, और m एक्सेलरेशन को आप ऐसे लिख सकते हो, a बराबर होता है dv/dt, ठीक है। और v बराबर क्या होता है, v बराबर आप लिख सकते हैं dx/dt। पता है ना ये सब चीज़ें।
तो ये हो जाएगा d2x ओवर dt स्क्वायर। क्लियर है चीज़ें? तो देखो एक की जगह आप लिख लो d2x ओवर dt स्क्वायर। f1 प्लस f2, f1 की वैल्यू रखो माइनस का kx और f2 की वैल्यू रखो माइनस का b dx अपॉन dt बराबर m d2x अपॉन dt स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक काम करो, m जो है ये अपॉन में ले जाओ, तो माइनस का k अपॉन m x माइनस का b अपॉन m dx अपॉन dt और बराबर ये बचेगा d2x ओवर dt स्क्वायर। क्लियर है? ये दोनों इधर ले जाओ तो d2x ओवर dt स्क्वायर, ठीक है, प्लस b अपॉन m dx अपॉन dt इंटू में है ना, और प्लस k अपॉन m इंटू x बराबर 0। क्लियर है? इसके बाद देखो मानते हैं, है ना, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में माना था k अपॉन m को तो क्या मानते हैं, ओमेगा स्क्वायर, और b अपॉन m को क्या मानते हैं, मानेंगे इसे मान लो 2r। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अब, सो ये हो जाएगा d2x ओवर dt स्क्वायर प्लस 2r dx अपॉन dt। क्यों मान रहे हैं 2r, क्यों मान रहे हैं ओमेगा स्क्वायर, बताऊंगा अभी। ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 0, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे शायद, है ना, तो देखो ध्यान देना, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे आप, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की जो होती है वो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का रूप है, फॉर्म है उसकी, यानी dx अपॉन dt की मल्टीप्लाई में 2 इंटू सम कॉन्स्टेंट, कुछ इस तरीके से आना चाहिए, है ना। तो ये रूप बनाने के लिए इस तरीके से मानते हैं। ये चीज़ आप अभी समझेंगे नहीं, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में, या आपने पढ़ लिया हो कहीं, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। बाकी ये चीज़ अभी आपको याद रखनी पड़ेगी कि k अपॉन m को क्या मानना है, ओमेगा स्क्वायर, b अपॉन m को क्या मानना है, 2r। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, इसके नीचे लिख देना आप, इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर की ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है जी, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है किसकी, सेकंड ऑर्डर की। अब देखो इसका सॉल्यूशन मानेंगे, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेरिवेशन किया था ना, सरल आवर्त गति का, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी, फिर सॉल्यूशन माना था, तो ठीक उसी प्रकार क्या मानेंगे, इसका सॉल्यूशन मानेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। आगे देखो, इसके बाद इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन मानेंगे, यानी इसका हल मान के चलेंगे। और मैंने बताया था कि इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उन्हें सॉल्व करने का जो मेथड है उनका सॉल्यूशन मान के चलते हैं, और उनके सॉल्यूशन में, उनके हल में जो कांस्टेंट्स होते हैं उनकी मान निकाल लेते हैं, उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर वहाँ से उनका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो देखो, लेट द सॉल्यूशन ऑफ क्या आ जाएगा, लेट द सॉल्यूशन ऑफ, ध्यान देना, लेट द सॉल्यूशन ऑफ अबव यानी उपरोक्त डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन, हालांकि बोर्ड पर तो नीचे है लेकिन आपके बाइंडर में शायद ऊपर आ जाए, और नीचे आए तो बिलो लिख देना। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन x में है ये, तो x बराबर क्या आएगा, इसे मानते हैं a की पावर अल्फा t। ठीक है, आपको याद होगा, इस तरीके से सॉल्यूशन मानते हैं जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो x बराबर a की पावर अल्फा t। इक्वेशन नंबर ये आपकी फर्स्ट हो जाएगी और ये सेकंड। देखो x का मान यहाँ रख देंगे, तो आपको dx अपॉन dt भी चाहिए और d2x ओवर dt स्क्वायर भी चाहिए। तो पहले dx अपॉन dt निकाल लो, t के रेस्पेक्ट में अवकलन करो डिफरेंशियल, तो a की पावर अल्फा t का a की पावर अल्फा t होता है, और फिर अल्फा t का करोगे तो अल्फा आ जाएगा। ठीक है, फिर अगेन कर दो डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, a की पावर अल्फा t का a की पावर अल्फा t, अल्फा है ही, फिर अल्फा t का करोगे तो अल्फा आएगा, यानी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों वैल्यू कहाँ रख दो, फर्स्ट में, तो फर्स्ट इंप्लाइज a अल्फा स्क्वायर a की पावर अल्फा t प्लस 2r, इसकी वैल्यू है a अल्फा a की पावर अल्फा t प्लस ओमेगा स्क्वायर x की वैल्यू है a की पावर अल्फा t बराबर 0। ठीक है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, तो a की पावर अल्फा t कॉमन आएगा। ठीक है, तो अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर
प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ये 0 के बटे पहुंचा दो तो ये बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2r अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ठीक है जी। ये जो देखो कोई इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन ना मिले, जिसका ये द्विघात समीकरण है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं, यदि वो सॉल्व नहीं होती है तो श्रीधराचार्य का मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो ये गौरव की बात है कि वो इंडियन साइंटिस्ट हैं, देखो मैथमेटिशियन थे। तो क्या हो जाएगा, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला आप जानते हैं, जानते हो ना, क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है श्रीधराचार्य। देखो तो यहाँ से अल्फा में है समीकरण, x में नहीं है, तो अल्फा बराबर आएगा अल्फा बराबर माइनस बी, यानी गुना में है जो b की, मतलब x की यानी अल्फा की। ठीक है ना, या आप नहीं समझ रहे हो तो इसकी तुलना कर लो किससे, जो समीकरण होती है एक्स स्क्वायर है ना प्लस 2, देखो ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ऐसा आता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर। तो देखो ए बराबर क्या आएगा भाई, एक्स की जगह तो अल्फा है क्योंकि अल्फा में समीकरण है, तो ए बराबर क्या आएगा, यानी जो यहाँ पे गुना में है 1, बी बराबर क्या आएगा 2r और सी बराबर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो बी हमने वहाँ पे इस यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे देखो लगाओ श्रीधराचार्य, अल्फा बराबर क्या आएगा, बी की जगह 2r है तो माइनस का 2r, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर है यानी 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac 4a, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, अपॉन में क्या आएगा 2a, ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, क्लियर है, ये एक्स में थी समीकरण तो एक्स बराबर था यहाँ, क्लियर है, और यहाँ ये अल्फा में है तो अल्फा बराबर होगा, श्रीधराचार्य लगाना आप जानते हैं, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया, इसकी बाकी कोई आवश्यकता नहीं है, एडवांस लेवल है आपका, तो ये चीज़ आप साइड में नोट कर लेना। ठीक है, बाकी ये मैंने श्रीधराचार्य वाला है ना फॉर्मूला लगाया है, तो ये आएगा देखो माइनस का 2r प्लस माइनस, यहाँ से 4 कॉमन लोगे अंडर रूट से तो बाहर निकल के 2 आएगा, ये बचेगा r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसके बाद देखो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ माइनस का r प्लस माइनस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, अल्फा की वैल्यू आ गई, तो अल्फा के 2 मान आए हैं, पहले वाले को अल्फा 1 कह दो, तो अल्फा 1 में प्लस वाला साइन ले लो, तो माइनस r प्लस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और दूसरे वाले में अल्फा 2 ले दो, मतलब दूसरे वाले माइनस लेके अल्फा 2 कह दो, तो माइनस r माइनस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, अल्फा 1 और अल्फा 2 के रूप में आपके पास 2 मान मिल गए हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो देखो ध्यान देना, इसे मैं रफ कर देता हूँ। देखो अल्फा 1 और अल्फा 2, तो अल्फा का मान आपको मिल गया, अब आप इसे यहाँ रख दो, है ना, ये अल्फा 1 अल्फा 2 के मान, लेकिन अल्फा 1 अल्फा 2 नहीं है, यहाँ केवल अल्फा है, तो इस इक्वेशन को सेकंड को 2 भागों में तोड़ लो, सेकंड इम्प्लाइज, तो x बराबर हो जाएगा a1 e की पावर अल्फा 1t, इस तरीके से लिख लिया, प्लस a2 e की पावर अल्फा 2t। ऐसा ही तो क्या था सिंपल हार्मोनिक मोशन के डेरिवेशन में भी 2 भाग में तोड़ लिया था, 2 भागों में, क्योंकि अल्फा के 2 मान आए थे। ऐसा ही यहाँ कर रहे हैं, अल्फा के 2 मान आए हैं तो अल्फा 1 पहले और दूसरी बार अल्फा 2 कर लिया, ए को पहले a1 कहा, दूसरे में a2 कहा, दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, अल्फा 1 का मान रखो, अल्फा 2 का मान रखो, तो x बराबर a1 अल्फा 1 की वैल्यू रखो, तो e की पावर माइनस का r प्लस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और इंटू टी प्लस a2 इंटू e की पावर अल्फा 2 का मान माइनस r माइनस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और इंटू टी। इक्वेशन नंबर कौन सी है, शायद 3rd हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3rd, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। ठीक है जी, तो देखो वीडियो को पॉज करके इधर से आप नोट कर लेना। इसके बाद देखो ये इक्वेशन जो बन गई, हालांकि शायद सेकंड की जरूरत ना पड़े, चलो पड़ेगी तो देख लेंगे।
देखो ये जो इक्वेशन बनी है आपकी थर्ड, आपको ये इक्वेशन जो मिली है ये x की मिली है, यानी वो जो इक्वेशन फर्स्ट आई थी डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर की थी उसका सॉल्यूशन है ये, तो उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकलेगा, मैंने बताया जो सॉल्यूशन माना है आपने उसमें जो कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं जैसे a1 आ रहा है a2 आ रहा है, तो इन दोनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आपको मिल जाए तो x का मान, x का सॉल्यूशन आपको मिल सकता है, ठीक है। यानी वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो a1 और a2 की वैल्यू आपको देखनी है, ठीक है। तो इसमें भी 3 स्थितियां बनेंगी, देखो कैसे। केस फर्स्ट, स्थिति प्रथम ये कहती है कि जो आर स्क्वायर है वो मान लो कैसा है, बड़ा है ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है। ये जो आर स्क्वायर है वो कैसा है, ज़्यादा है ओमेगा स्क्वायर से। तो इस स्थिति में आप बताना मुझे कि ये जो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, अब आर देखो ध्यान देना, आर स्क्वायर तो बड़ा है ओमेगा स्क्वायर छोटा है, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो देखो ये जो माइनस आर प्लस अंडर रूट, देखो ध्यान देना, यदि ये पॉजिटिव हो गया तो ये जो टर्म है माइनस आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये जो टर्म है, और ये जो दूसरी टर्म है माइनस आर माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों कैसी होंगी, देखो ये पॉजिटिव, ठीक है, तो ये क्या, ये नेगेटिव है, और ये टर्म जो है छोटी है, आर बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो पूरी टर्म है ये कैसी होगी, नेगेटिव, और यहाँ ध्यान देना ये पॉजिटिव है, बीच में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये दोनों टर्म कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव, तो आर नेगेटिव, ठीक है, ये दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएगी। और ये क्या है, ई की पावर है, तो ई की पावर यदि नेगेटिव हो जाएगी तो इसका जब फॉर्मूला एक्सपेंशन करोगे, प्रसार करोगे इसका, तो वो जो पद आएंगे, वो जो टर्म्स आएंगी वो बहुत छोटी हो जाएंगी, ठीक है। तो इतनी छोटी टर्म्स आएंगी तो इसका मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत कम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल। तो इसका इन इक्वेशन से ये पता चलता है कि ये दोनों टर्म बहुत छोटी होंगी, मतलब कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी, तो नेगेटिव होंगी तो x की जो वैल्यू आएगी वो बहुत छोटी होगी, इतनी स्मॉल, यानी डिस्प्लेसमेंट बहुत कम। तो डिस्प्लेसमेंट कम होने का मतलब है जैसे पार्टिकल को आपने डिस्प्लेस किया तो ये मोशन नहीं करेगा, बहुत कम डिस्प्लेस होगा और फिर यहीं आ जाएगा, यानी जो मोशन है, ऑसिलेशंस हैं, दोलन हैं, वो नहीं होंगे। तो इस स्थिति में दोलन नहीं होते हैं, ठीक है, तो यानी नो ऑसिलेशन, इस स्थिति में ऑसिलेशंस नहीं होते हैं, क्लियर है। तो इस टाइप के जो ऑसिलेशंस हैं वो हैवी ऑसिलेशंस कहलाते हैं, यानी भारी दोलन। क्यों, क्योंकि पेंडुलम या जो भी पार्टिकल है उसे विस्थापित किया और वो फिर यहीं आ गया, है ना। हल्के दोलन ये होते हैं, ये है ना, इस तरीके से, जो बहुत, जिनका आयाम बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ये क्या है, बहुत थोड़ा सा विस्थापित होगा फिर यहीं आ जाएगा। तो इस टाइप के ऑसिलेशंस को, है ना, हैवी ऑसिलेशंस कहते हैं या भारी दोलन कहते हैं, ठीक है। तो ये केस फर्स्ट था। आओ केस सेकंड की बात करेंगे, यानी ये इक्वेशन आगे सॉल्व नहीं होंगी और डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, वेरी स्मॉल, ठीक है। केस सेकंड में देखो, केस सेकंड में जो है ये आर स्क्वायर जो है अब किसके बराबर मान लो भाई, एक बार आर स्क्वायर बड़ा माना, अब बराबर मान लो, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर तो 0 आएगा, ठीक है। लेकिन 0 ना मान के h मानो, 0 ना मान के क्या माना, h, और हमने कह दिया कि h जो है ना लगभग 0 के ही बराबर है, ठीक है, यानी पूरी तरीके से 0 नहीं है, 0.00 ऐसे समथिंग करके कुछ ना कुछ वैल्यू है उसकी, तो हमने वैल्यू क्या मानी, h, और h लगभग किसकी तरफ टेंड करता है, 0 की ही तरफ टेंड करता है। तो देखो ये जो वैल्यू है इसकी जगह h रख दो समीकरण 3 में, इक्वेशन थर्ड में। तो x बराबर a1 e की पावर माइनस r प्लस, है ना, इसकी जगह h रख दो और बाहर क्या है, t, क्लियर है, प्लस a2 e की पावर माइनस r और माइनस h t बाहर है बल्कि, है ना। तो देखो x बराबर a1 e की पावर माइनस rt और e की पावर ht हो जाएगा, प्लस a2 e की पावर माइनस rt और e की पावर माइनस का ht, e की पावर माइनस rt कॉमन ले लो, e की पावर माइनस rt कॉमन आया तो अंदर बचा a1 e की पावर ht
प्लस a2 ई की पावर माइनस एच टी। ठीक है जी। अब देखो x बराबर ई की पावर माइनस आर टी। ई की पावर x का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। ई की पावर x का फॉर्मूला आप जानते हो ना। देखो क्या हो जाएगा, a1 ई की पावर एच टी है ना। तो इस तरीके से कर लो इसे। यहाँ तक आपको दिख रहा है, इधर ही लिख देता हूँ, है ना। उधर का आपको दिख रहा होगा ऊपर का, ठीक है जी। तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है e की पावर थीटा या e की पावर x का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में। क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना। इस तरीके से चलता है, याद होगा आपके। तो यहाँ पे 2 टर्म तक केवल बात करेंगे, है ना, क्योंकि हायर पावर्स को नेगलेक्ट कर दो। तो e की पावर x क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और e की पावर माइनस एक्स क्या होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, लेकिन आगे की टर्म को छोड़ दें, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो जाएंगे, लिख लेना साइड में। e की पावर x का e की पावर माइनस एक्स का फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे 12th क्लास में। देखो e की पावर x की जगह यहाँ एच टी है तो 1 प्लस एच टी हो जाएगा। a2 यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एच टी। हायर पावर्स को आप नेगलेक्ट कर रहे हो, क्लियर है। इधर लिख देते हैं। देखो x बराबर e की पावर माइनस आर टी, और ये हो जाएगा a1। देखो ध्यान देना, a1 प्लस a2, है ना। क्या हो जाएगा a1 प्लस a2, और एच टी कॉमन ले लो दूसरे में। एच टी कॉमन लोगे तो a1 माइनस a2 बचेगा, a1 माइनस a2, क्लियर है। तो देखो ये जो a1 प्लस a2 है इसे मान लो p, और ये जो a1 माइनस a2 है इसे मान लो q, ठीक है। सो x की समीकरण क्या आ जाएगी अब e की पावर माइनस आर टी, ये हो जाएगा p प्लस, है ना, ये जो h है देखो a1 माइनस a2 के साथ साथ h को भी ले लो, इसे मान लो q, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू टी, ठीक है। तो ये एक समीकरण आ गई आपके पास सेकंड केस की, ठीक है। तो सेकंड केस में जो ऑसिलेशंस होंगे, जो दोलन होंगे, इस समीकरण के अनुसार होंगे। इसे हम ग्राफ में दर्शाएंगे। ये जो 3 केस हैं, फर्स्ट केस सेकंड, तीनों केस की जो दोलन है, ऑसिलेशंस हैं, उन्हें हम ग्राफ में दर्शाएंगे, ठीक है, सबसे लास्ट में। तो सेकंड केस भी आपका कंप्लीट हुआ, यहाँ तक नोट कीजिए। केस थर्ड पर चलते हैं, ठीक है। ठीक है जी, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लेना। देखो केस थर्ड की बात करेंगे। केस थर्ड, देखो केस फर्स्ट में ग्रेटर माना था आर स्क्वायर को, और केस सेकंड में कैसा माना था बराबर आर स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर के। तो केस थर्ड में कैसा मानेंगे, स्मॉलर मानेंगे, छोटा मानेंगे, ठीक है। तो देखो केस थर्ड कैसा मान रहे हैं अब कि आर स्क्वायर कैसा है, छोटा है, किससे, ओमेगा स्क्वायर से। तो छोटा मानोगे तो देखो ये जो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, इसमें से एक काम करो, माइनस कॉमन ले लो, तो ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्लियर है। क्योंकि आर स्क्वायर कैसा है, छोटा है, तो इसे 2 ब्रैकेट में कर लो, -1 अलग और अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अलग। देखो ओमेगा स्क्वायर में से बड़े वाले में से छोटे वाला घटाओगे तो प्लस का आएगा, तो ये प्लस का आएगा। और अंडर रूट -1 होता है काल्पनिक संख्या, जिसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। आई मान लो या जे मान लो, ठीक है। आई है यहाँ कहीं, नहीं आई नहीं है, तो आई मान सकते हो, आई है ना। काल्पनिक संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और ये क्या है, इसे बीटा मान लो, तो लिख दो वेयर बीटा बराबर क्या है, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। देखो तो यहाँ से ये आ गया आपका ये अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर आया, आई बीटा के। तो थर्ड में रख दो, थर्ड कहाँ है, ये रही थर्ड एम्प्लाइज। तो थर्ड कहाँ है, x बराबर a1 e की पावर माइनस आर प्लस उसकी जगह, इसकी जगह क्या रख रहे हैं, आई बीटा, तो यहाँ आएगा आई बीटा, और बाहर क्या है, t प्लस a2 e की पावर माइनस आर, और यहाँ आएगा माइनस, ठीक है, अंडर रूट, इसकी वैल्यू है आई बीटा, और बाहर क्या है, t, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। ये सेकंड केस तो आपको समझ में आ ही गया होगा। कैलकुलेशन है इस डेरिवेशन में, है ना, कोई ज़्यादा
दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 केस हैं, एक बार आर स्क्वायर को ग्रेटर मानना है, एक बार बराबर मानना है, एक बार लेस मानना है, किससे, ओमेगा स्क्वायर से। ठीक है, देखो, और उससे पहले तो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन का डेरिवेशन कराया था, बस यहाँ पर एक फोर्स और ऐड हो गया है, डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, देखो, तो इसमें क्या करना है, कॉमन ले लो, या पहले अलग अलग कर लो। A1 e की पावर माइनस आर टी अलग हो जाएगा, e की पावर आई बीटा टी अलग हो जाएगा, A2 e की पावर माइनस आर टी अलग हो जाएगा, और e की पावर माइनस का आई बीटा टी अलग हो जाएगा। ठीक है, कॉमन ले लो, क्या आएगा, e की पावर माइनस आर टी कॉमन आया, तो अंदर बचा A1 e की पावर आई बीटा टी प्लस A2 e की पावर माइनस का आई बीटा टी। ठीक है, तो x बराबर देखो क्या आएगा, e की पावर माइनस आर टी। देखो e की पावर आई थीटा का फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था पहले भी आपको, e की पावर आई थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कहाँ को लिखूँ, यहाँ को लिख देता हूँ, e की पावर आई थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और e की पावर माइनस आई थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा। क्लियर है, ये दोनों फॉर्मूले आपको लिख लेने हैं अलग को, कहीं आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, थीटा है साइन के बाद, है ना, लिख लेना। देखो इसका मान रखो, थीटा की जगह है बीटा टी है, तो A1 यहाँ क्या आ जाएगा, कोस बीटा टी प्लस आई साइन बीटा टी, फॉर्मूला खोल दिया, प्लस A2 इसका फॉर्मूला लगाओ, तो कोस बीटा टी, है ना, आई नहीं लिखते, आई बस यहाँ लेते हैं, कोस बीटा टी, और माइनस माइनस है तो माइनस आएगा, आई साइन बीटा टी। क्लियर है, कॉमन ले लो, e की पावर माइनस आर टी बाहर, एक काम करो, कोस कोस वाले एक साथ कर लो, है ना, तो कोस बीटा टी कॉमन लोगे तो ये बचेगा, कॉमन लेके A1 प्लस A2, और फिर आई कॉमन ले लो, और साइन बीटा टी कॉमन ले लो, तो ये बचेगा A1 माइनस A2। ठीक है जी, ये बच जाएगा भाई, कोस बीटा टी है ना, और इस कोस बीटा टी लिया तो A1 प्लस A2 एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। इतना समझते होंगे, मैथमेटिक है ना, मैथमेटिक्स ही तो है, और मैथमेटिक्स आपने लिया है बीएससी में, तो आपको इतनी बारीकी से समझाने की, है ना, आवश्यकता नहीं होगी। तो ध्यान दो, ये तो सब आप कर लेंगे, है ना। A1 प्लस जो A2 है इसे कुछ मानो, क्योंकि आप एक फॉर्मूला जानते हो, कोस साइन A प्लस बी का, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। 10th क्लास की मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री में है ये। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो इसका मतलब ये वाला साइन ए साइन मानना पड़ेगा, है ना, इसे क्या मानना पड़ेगा, साइन। तो A1 प्लस A2 को आप मान लो साइन फाई, और यहाँ A ले लो। इस तरीके से मैंने मान के दिखाया था तब भी, जब सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन की थी। ठीक है, तो A1 प्लस A2 को क्या मान लिया, A साइन फाई, और इस I को और इस सारे को क्या मान लो, A1 माइनस A2, इससे सारे को क्या मान लो, A कोस फाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब फॉर्मूला बन जाएगा, देखो कैसे, e की पावर माइनस आर टी, और ये हो जाएगा ये वाला A साइन फाई, पहले लिख लो इसे, और इनटू में क्या है, कोस बीटा टी प्लस ये क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, तो इस सारे की जगह कोस ए यानी ये वाला A कोस फाई, और इनटू में क्या है, साइन बीटा टी। तो इसमें से A कॉमन ले लो, तो x बराबर A e की पावर माइनस आर टी, तो बचेगा साइन फाई इंटू कॉस बीटा टी प्लस कोस फाई इंटू साइन बीटा टी। देखो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बनाने के लिए ही हमने ये काम किया है। तो देखो क्या आ जाएगा, x बराबर ए की पावर माइनस आर टी, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, ए की जगह है फाई और बी की जगह है बीटा टी। तो इसे ऐसे लिख लो, x बराबर ए की पावर माइनस आर टी और साइन बी टी वो बीटा टी प्लस फाई, इस तरीके से। ये समीकरण आ गई सिंपल हार्मोनिक मोशन की। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की समीकरण आई थी ना, है ना, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की समीकरण आई थी, और वो समीकरण क्या थी आपके याद होगी। सिंपल हार्मोनिक मोशन की समीकरण इस तरीके से आई थी,
यदि तुलना करें तो x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की समीकरण थी, सरल आवर्त गति की समीकरण। ठीक है, तो यहाँ a की जगह यानी आयाम एम्पलीट्यूड कितना है, यहाँ पर इसकी जगह ये है, तो यानी एम्पलीट्यूड तो इतना है सारा आयाम, और जो फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसे कोणीय आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, कोणीय आवृत्ति यहाँ कितनी है, बीटा। ठीक है, बीटा है ना। और फाई क्या है, फाई होता है फेज जिसे आप कला कहते हैं। ठीक है, फेज कांस्टेंट, कला नियतांक कहते हैं, बताया था सब मैंने फर्स्ट लेक्चर में। तो ये वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इस सेकंड केस का मैं रफ कर देता हूँ। डेरिवेशन पूरा हुआ, तीनों केस की हमने बात कर ली है, बस थोड़ी सी बातें है ना इसकी कर लेते हैं, तुलनात्मक अध्ययन। 1-2 मिनट की बात है, देखो। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी इससे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखो एम्पलीट्यूड आयाम कितना आएगा, तो यदि मैं बात करूं एम्पलीट्यूड आयाम वो कितना आएगा। ठीक है, कितना आएगा, ए की पावर माइनस का आर टी है ना, ए बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा आयाम। ठीक है, और दूसरी बात टाइम पीरियड निकालते हैं, या पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं आप जिसे, यानी दोलन काल, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। देखो इसे कैसे निकालोगे, तो टी बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, लेकिन यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, कोणीय आवृत्ति ओमेगा नहीं है, यहाँ पर कितना है, बीटा, तो यहाँ क्या आएगा, बीटा। तो 2 पाई अपॉन बीटा, बीटा की वैल्यू रख लो, ये रही, कहाँ है, देखो ध्यान देना, बीटा ये रहा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस तरीके से टाइम पीरियड आ जाएगा, या पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जिसे आप दोलन काल कहते हैं। और आप यदि फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, मैंने बताया है, n बराबर 1 अपॉन टी। तो n बराबर 1 अपॉन 2 पाई अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो n बराबर अंडर रूट, ठीक है, इस तरीके से लिख लो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट, ये बटे के बटे वाला ऊपर चला जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आवृत्ति निकल गई, यानी फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। तो अब मैंने कहा था तीनों केसेस का हम डायग्राम ग्राफ में शो करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लेना। तीनों केसेस का ग्राफ बना लेते हैं कि जो डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं, हालांकि ये जो इक्वेशन आई है ये वाली, इसके नीचे लिख देना इट इज़ द इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन निकाल रहे थे ना, इक्वेशन या मोशन की जगह है ना, मोशन भी बात कर रहे हैं, मोशन भी, और ओब्लिक करके इक्वेशन भी लिख लेना, समीकरण। तो सर ये क्या है, अवमंदित आवर्ती दोलित्र की समीकरण है, कौन सी, ये वाली। तो इसके नीचे लिख देना इट इज़ द इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये समीकरण है। तो यानी थर्ड केस बिल्कुल ठीक है, यानी जो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन हम निकाल रहे थे वो थर्ड केस से मिली है, ना तो फर्स्ट केस से मिली और ना ही सेकंड केस से मिली। और इसे दिखाना है डायग्राम में, ग्राफ में। तो देखो कैसे दिखाएंगे, देखो ध्यान दो, है ना, ओरिजिन, इस एक्सिस पर टाइम चल रहा है, समय, समय का आगे की तरफ टाइम बढ़ेगा, पीछे की तरफ घटेगा। ठीक है, और ये इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान देना, आपने ये क्या है मान लो, है ना, यहाँ अधिकतम है और यहाँ क्या है, मिनिमम, इधर माइनस होता है। तो ध्यान देना, इस एक्सिस पर आप डिस्प्लेसमेंट ले लो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, नीचे की तरफ घट रहा है, मतलब नीचे की तरफ माइनस की डायरेक्शन में बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, और इधर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये जैसे पेंडुलम ऐसे चलता है, इधर भी और इधर भी चलता है, तो एक प्लस का और एक माइनस का, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो ध्यान देना, पहले केस में मैंने बताया डैम्पिंग हुई नहीं, है ना, दोलन अवमंदन, मतलब जो दोलन है ऑसिलेशन से वो नहीं हुए, तो पहला केस आपका ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा। ये क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट। क्लियर है। और जो दूसरा केस है उसमें भी डैम्पिंग नहीं हुई, है ना, तो दूसरे केस में भी डैम्पिंग नहीं हुई है। थोड़ा खुला खुला बना लो ना, पहला फर्स्ट केस का, सेकंड केस का, और थर्ड केस में डैम्पिंग हो रही है, मतलब इस तरीके से, है ना,
डैम्पिंग कैसे होती है मैंने बताया, अवमंदन, जिसमें कंपनों का आयाम घटता जाता है। देखो इस तरीके से कि पहले तो दोलनों का आयाम देखो पहले तो बहुत अधिक है इस तरीके से, और फिर धीरे धीरे घटता जा रहा है, और फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि पेंडुलम रुक जाएगा। तो ये केस थर्ड का है ना। इसे ही डैम्पिंग कहते हैं, इसे ही अवमंदन कहते हैं। क्लियर है? ठीक है जी। तो ये थर्ड केस का डायग्राम है जिसमें क्या हुआ, अवमंदन हुआ, क्योंकि अवमंदन की समीकरण आई है, और इस समीकरण में ये समीकरण इसके जैसी तो है, और ये समीकरण कैसी है, सरल आवर्त गति की है। सरल आवर्त गति यानी इस तरीके से जो होती है, ठीक है। लेकिन डैम्पिंग की भी है साथ में, क्योंकि यहाँ पर आयाम जो है, यहाँ कांस्टेंट था आयाम एम्पलीट्यूड, लेकिन यहाँ पर टी वेरिएबल है, तो टाइम के साथ साथ ये जो है ना e की पावर माइनस आर टी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा e की पावर माइनस आर टी घटेगा, है ना। तो यानी उसी प्रकार आयाम भी घटेगा टाइम के साथ साथ। तो आयाम टाइम के साथ साथ घट तो रहा है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड टाइम के साथ साथ घट रहा है। एम्पलीट्यूड क्या होता है आप जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू को एम्पलीट्यूड कहते हैं, विस्थापन के अधिकतम मान को आयाम कहते हैं। तो देखो यहाँ पर आयाम अधिक है, ये फिर घट गया तो घटता ही जाएगा एम्पलीट्यूड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। क्योंकि देखो टी बढ़ाओगे तो ये जो इसकी वैल्यू है घटेगी, इसकी वैल्यू घटेगी तो इसकी वैल्यू भी घट जाएगी, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता जाता है। तो ये है ना डैम्पिंग हो रही है, डैम्पिंग यानी अवमंदन हो रहा है, क्योंकि कंपनों का आयाम जो है, वाइब्रेशंस का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, इसे बहुत अच्छे से तैयार करोगे तो बिल्कुल आपको ऐसी प्रसन्नता मिलेगी जैसे चंद्रमा, है ना, कि किसी माउंटेन पर आप बैठकर शीतल हवाओं का झोंका, है ना, ले रहे हैं। एक खुशी मिलती है आंतरिक, ठीक है ना, जब आप चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। और बाकी ये वेव मोशन जो इक्वेशन है, मतलब जो फोर्थ यूनिट है आपकी, वो आपकी चल रही है। इसका ये लेक्चर है ना आपका यूट्यूब पर भी रहेगा, बाकी आपका पेड कोर्सेज में चल रहा है। यदि आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है, बाकी सब चीज़ें दे रखी हैं, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप नंबर, है ना, और यूपीआई आईडी वगैरह आप सबको दी हुई है। तो वहाँ से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और पेमेंट करके 100 रुपये आपकी मिनिमम फीस रखी गई है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी इन्फॉर्मेशंस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। कर लेंगे ना, तो इस डेरिवेशन को आप कर लेना बहुत अच्छे से, फिर आपके लिए, है ना, ये बहुत अच्छा डेरिवेशन है, और चीज़ों को साथ साथ तैयार करते चले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।